Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 8th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 8 नवंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रणथंभौर टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपको याद होगा कल के लेक्चर में हमने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। तो एफसीआई के रेफरेंस में आज आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 तो आपको ये दिख रहे हैं और तीसरा आपको इसके नीचे नजर आएगा। तो बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को बनाया गया है फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इस बॉडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन उद्देश्य है, वो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। कल मैंने आपको फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी दोनों पढ़ाया था, याद है या नहीं है? तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना कैसे, प्रोक्योरमेंट करके, अनाज को खरीद के उसको स्टोर करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केवल और केवल भारत के उन राज्यों में ऑपरेट करता है, उन राज्यों में काम करता है जहां पे सूखा पड़ा हुआ है, यानी ड्राफ्ट कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं। तो बताइए तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 ओनली या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने कल ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख लिए होंगे, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री जिसकी चर्चाएं हो रही हैं और वहाँ पे स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 16 साल से कम है उनके लिए सोशल मीडिया के ऊपर में बैन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों थंबनेल में ही एक फ्लैग लगा है, जैसे आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। और लगातार कल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था ये आर्टिकल कि सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और इसका प्रस्ताव वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने यहाँ पे रखा है। क्योंकि आज के समय पर बच्चों के हाथों में जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी आम हो गया है, जैसा हम लोग देख भी पा रहे हैं। खासकर जो सोशल मीडिया है इसका एडिक्शन बच्चों में देखा जा रहा है, और इस एडिक्शन की वजह से एक इंसान की क्रिएटिविटी पूरी तरह से ख़त्म होती चली जा रही है। वो अपने ब्रेन को कहीं और यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर ही बीत जा रहा है। कई देश ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को लेकर ऑलरेडी ऐसे कदम उठा चुके हैं जहां पे उन्होंने स्पेशली बच्चों के लिए बैन किया हुआ है। और इसी पूरे कड़ी में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पे एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर ये पूरा अनाउंसमेंट ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने रिसेंटली किया और ये फैसला लिया है कि इसको प्रॉपर तरीके से बैन कर दिया जाएगा, स्पेशली बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से कम है। और यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया है इंस्टाग्राम, टिकटॉक ऐसे प्लेटफॉर्म्स को खासकर बैन किया गया है इन बच्चों के लिए। रीज़न क्या है, इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में घंटों घंटों टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस साबित हो सकता है इन बच्चों की क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए, जिसका असर इनके फिजिकल के ऊपर तो पड़ ही रहा है, यानी कि फिजिकल बॉडी पे असर पड़ रहा है, साथ ही साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कैसा कदम है ये ऑस्ट्रेलिया का? इसको लेकर अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या भारत को भी ऐसा स्टेप उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? आप लोग एक बार ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार के कदम केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से पहले चाइना, फ्रांस ऐसे कदम ऑलरेडी उठा चुके हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। आगे आते हैं। देखिए आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप देख पा रहे होंगे वीडियो थोड़ा सा डिले भी हुआ है, क्योंकि आज आर्टिकल ही इतने सारे हैं जिसको लेकर एक प्रॉपर नोट इकट्ठा करना ज़रूरी है।
है ना, रिसर्च करनी ज़रूरी होती है। डिटेल जब तक आपके पास में नहीं आएंगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। न्यूज़पेपर उठाऊंगा, आर्टिकल लगा लगा के पढ़ा के चले जाऊंगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है आप दोबारा ये अखबार नहीं उठाएंगे। तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना है, हर एक आर्टिकल से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल कर उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज़ करना किस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम में इस्तेमाल होगा। अगर आज के इन आर्टिकल से कोई यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो सवाल कैसे आए हैं, आगे कैसे आ सकते हैं, इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है। तो थोड़ा समय ज़रूर लग गया है, लेकिन आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है आज के डिस्कशन का। एक बात मैं और बता दूं, आज का डिस्कशन का इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज जितने भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इन आर्टिकल से रिलेटेड यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 8 से 10 सवाल आ चुके हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है। सबसे पहला टॉपिक आज के पेज नंबर 1 पे आपके सामने ये प्रेजेंट है, जहाँ पे बात हो रही है कि हम अपने रेलवेज़ के अंदर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन करते करते एक नया बहुत ही ज़्यादा स्टेप उठाया जा रहा है। देखो, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ के अंदर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस की। जैसे अगर हम अपने पुराने रेलवेज़ की बात करें और उसमें जो हम इंजन इस्तेमाल करते थे तो वो डीजल लोकोमोटिव्स हुआ करते थे, यानी डीजल वाले इंजन। और अब धीरे धीरे करके हमने अपने रेलवेज़ के अंदर में इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया, यानी बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जो करंट समय पर सीधा इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। ऊपर वायरिंग खींची हुई है, उन्हीं से कनेक्ट होकर यहाँ पर वो ट्रेन्स चल रही हैं। आगे हमारा टारगेट है कि हम और भी बहुत सारे ट्रेन्स के अंदर में इसी प्रकार का इलेक्ट्रिफिकेशन करते चलें। तो जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, अपने इंजन्स को इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, तो जो पुराने वाले इंजन्स हैं जो डीजल से चलते हैं उनका क्या किया जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया है। वो ये है कि रेलवे की जो पीएसयू कंपनी है जिसका नाम है राइट्स, इसके चेयरमैन हैं राहुल मित्तल साहब। इन्होंने द हिंदू ग्रुप को ये बताया है कि आज हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत ये हो रही है कि जितने भी हमारे पुराने वाले डीजल इंजन हैं वो उनको एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, ये इंजन्स उनको बेच दिए जाएंगे। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए ये इंजन सेकंड हैंड होंगे, लेकिन इससे उनको फ़ायदा मिलेगा और हमको भी फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छा अमाउंट यहाँ पे हम गेन कर पाएंगे बाय एक्सपोर्टिंग दिस ओल्ड डीजल लोकोमोटिव इंजन्स। लेकिन जितने भी पुराने इंजन्स हैं उनमें थोड़ा काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा यहाँ पे उसमें भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, रिपेयरमेंट करने की ज़रूरत है। स्पेशली हम उन इंजन्स को देख रहे हैं जिनकी ज़िंदगी अभी 15 से 20 साल बची हुई है। कहने का मतलब है ऐसे इंजन जो आगे 15 से 20 साल काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इतना काम करेंगे तभी अफ्रीकन कंट्रीज़ खरीदेंगी, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगी, है ना। तो ताकि अफ्रीकन देशों का रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, इसलिए यहाँ पर ये काम चल रहा है। तो ये जो राइट्स कंपनी है इसको ऑलरेडी 2 ऑर्डर्स मिल चुके हैं दोस्तों, 2 ऑर्डर ये रिसीव कर चुका है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है 2 ऑर्डर मिले कहाँ से हैं। तो साउथ अफ्रीका के मिनरल और स्टील प्लांट्स हैं, जहाँ पे मिनरल्स को निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ना। और स्टील प्लांट्स में भी दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के इंजन्स का इस्तेमाल होता है, ताकि वो क्या कर सकेंगे, जो ये सामान बन रहा है इसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। तो उस ट्रांसपोर्टेशन में ये इंजन एक बेस्ट रोल प्ले कर सकते हैं। तो साउथ अफ्रीका के मिनरल और स्टील प्लांट ने यहाँ पर इस तरीके के ऑर्डर रखे हैं। एक ऑर्डर 35 करोड़ रुपए का है और एक ऑर्डर जो दूसरा वाला है वो 50 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर मित्तल साहब ने ये मेंशन किया है ये एक अच्छा ट्रेड डील हो सकता है। अब दोनों ही ऑर्डर इसमें दोस्तों हम 3-3 इंजन्स बेचने वाले हैं, और जो ये तीनों इंजन्स हैं जो हम पुराने यूज़ कर चुके हैं उन्हीं को यहाँ पर बेचा जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे 3-3 इंजन दोनों ऑर्डर में दिए जाएंगे, तो एक ऑर्डर 35 करोड़ का और एक ऑर्डर 50 करोड़ का, क्यों इतना फ़र्क क्यों? रीज़न यहाँ पर यह है कि ये डिपेंड करता है उस इंजन के हॉर्स पावर के ऊपर में, यानी जितना ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन होगा उतना ज़्यादा प्राइस हम लेने वाले हैं, जितना कम होगा उतना कम प्राइस। सिंपल सी बात है। तो ये डिपेंड करेगा हॉर्स पावर ऑफ द लोकोमोटिव इंजन्स। प्लस एक और फैक्टर होने वाला है कि वो इंजन आगे अभी कितने साल काम करेगा। मान लो कोई इंजन है जो 15 साल काम करेगा और दूसरा इंजन है जो 20 साल काम करने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 20 साल काम करेगा उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लेने वाले हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्राइस के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इवन जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो भी दिलचस्पी दिखा रही हैं कि हाँ बिल्कुल हमें यहाँ पर ये इंजन्स चाहिए, क्योंकि इससे वो अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा रिवाइव कर पाएंगे। रीज़न क्या है, उस देश में बहुत सारा मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरा कॉन्टिनेंट बहुत सारे मिनरल्स से भरा हुआ है। बहुत सारे खनिज पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे जिसके पीछे अलग अलग देश पड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना। तो आज यहाँ पर ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छा रेल नेटवर्क चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये बेस्ट इंजन्स कहलाए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। इवन
प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भारत के जो इंजन है वो बड़ी लाइन वाले हैं, यानी जो हमारी पटरियाँ होती हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हैं। और साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा जो छोटी लाइन होती है वो चलती है, यानी कि पटरियों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम होता है। तो क्योंकि शुरुआती वहाँ से हुई थी छोटी लाइन की, तो यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, और ये काम करने के बाद में हमारे लिए एक अच्छा स्टेप होगा ये। इवन आर्टिकल ये बोलता है कि अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यहाँ पे ये एक बड़ा स्टेप होगा इंडिया के लिए, और आगे भी हम फिर ऐसे और भी प्रोसेस देखेंगे जहाँ पे हमारे पास में पुराने इंजन्स होते चले जाएंगे, उसको हम एक्सपोर्ट करके वहाँ से एक अच्छा अमाउंट गेन कर पाएंगे। तो कहोगे पुराने इंजन्स एक्सपोर्ट करते चले जाएंगे, मतलब अभी भी हमारे पास में बहुत सारे इंजन्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये आप देख पाओगे रिपोर्ट में मेंशन किया गया है पिछले साल तक हमारे रेलवेज़ के पास में टोटल 10,238 इलेक्ट्रिक और 4,543 डीजल लोकोमोटिव्स हैं। यानी आज भी दोस्तों हमारे पास में 4500 से ज़्यादा, 4,500 से ज़्यादा डीजल इंजन्स प्रेजेंट हैं, और हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन रूट पे, तो हो सकता है और भी इंजन्स आने वाले समय पर एक्सपोर्ट किए जाएं। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है पूरा मामला क्या चल रहा है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है ना। उसके अलावा इंडियन रेलवेज़ में कोई चेंजेस हुआ है ना, तो उसके बारे में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है इंडियन रेलवेज़ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में रहने के बहुत सारे कारण भी हैं, पिछले साल से कई सारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी हम लोगों ने देखे हैं, और भी कई सारे रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी में ही एक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लेना। आगे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों इंडियन रेलवेज़ के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर जानना चाहो तो मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको वन डे एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से एनालिसिस करवा रहा हूँ हर एक चीज़ A to Z कवर हो जाए, ठीक है। अब क्योंकि लगातार इंडियन रेलवेज़ का डिस्कशन होता ही है, तो दोस्तों ये वो है जिसकी शुरुआत की गई थी 1853 में। 1853 में इंडियन रेलवेज़ की शुरुआत होती है, और आज दुनिया का एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया का रेलवे सिस्टम। पहला जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चला था? सिंपल है, सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है बॉम्बे टू थाने। ये यहाँ पे दोस्तों पहला ट्रेन हमने चलाया। फिर उसके बाद कुछ आगे प्रिडिक्शन करने वाली रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि आने वाले समय पर लगभग 2050 तक, 2050 तक अगर हम देखेंगे, दुनिया भर में रेलवेज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें इंडिया का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो भारत के पास में एक ह्यूज मार्केट है, ह्यूज नेटवर्क है रेलवे का। ह्यूज मार्केट है, फिर भी सर हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? तो आप कह सकते हैं दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। कौन सा? 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क दोस्तों इंडियन रेलवेज़ है। लेकिन पिछले कुछ समय पे बहुत सारे प्रकार के चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याएं हमारे रेलवे सिस्टम ने फेस की हैं, स्पेशली हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। क्योंकि हम एक तरफ फोकस कर रहे हैं कि रेलवे के जो रूट्स है उसको इंक्रीज़ किया जाए, हमने रेलवे ट्रैक को बढ़ाया है। 1950 से देखेंगे, 1950 से अभी तक देखेंगे तो सिनेरियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, तो आज भी हम कई सारे प्रकार के जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे फेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब की बार आपको पता होगा बजट में हमने करोड़ों रुपया अनाउंस किया है रेलवेज़ में खर्च करने के लिए, ठीक है। जैसे एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जब हम लोग बात करते हैं बजट 2024-25 की, यानी कि जो लेटेस्ट बजट जो रिसेंटली यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, इस बजट में बोला गया है कि लगभग आने वाले एक साल में हम 2.52 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे खर्चने वाले हैं। और जो ये अमाउंट है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को अलोकेट किया गया है। फिर उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है, सरकार ने रेलवे सेक्टर में 100% एफडीआई को भी अलाउ कर रखा है ना। जो हम लोग बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आना है तो उसमें 100% अप्रूवल या इसका अलाउंस हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है, स्पेशली गवर्नमेंट की साइड से इसको अलाउ किया जा चुका है। एक और दोस्तों बेसिक सी बात है, बात यह है कि रेलवेज़ को मैनेज कौन करता है? तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, कहोगे ऐसे सवाल बनेंगे नहीं, वन डे एग्जामिनेशन में यार बन जाते हैं। तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है उसके अंदर में रेलवेज़ आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इनकी जिम्मेदारी होती है जितनी भी रेलवे पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी नीतियाँ हैं रेलवेज़ को लेकर, उसको यहाँ पर लेकर आना, उसको यहाँ पर बनाना। उसके बाद जो बजट दिया गया है इंडियन रेलवेज़ के लिए उसको एक बार देखना, कहाँ कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ करता है। लेकिन एक चीज़ और ऐड कर लेना, जो भी यहाँ पर विजन रखा है, जो भी विचार करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसको लागू करता है रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो ये दो बॉडीज़ हैं जिसके थ्रू रेलवेज़ चल रहा है। एक तो मंत्रालय हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, दूसरा रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जितना भी यहाँ पर विजन रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने, जो भी नई नीति बनाई गई है रेलवेज़ के लिए, उसको लागू तो रेलवे बोर्ड करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दिन ब दिन के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इंडियन रेलवेज़ में, वो सब देखने का काम रेलवे बोर्ड का है।
उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, या रेलवेज़ में कुछ नए मॉडर्नाइजेशंस करने हैं, या फिर कोई सेफ्टी इंप्रूवमेंट को लेकर वर्क करना है, तो ये सब लॉन्ग टर्म प्लान्स को भी यहाँ पे रेलवे बोर्ड ही इम्प्लीमेंट करेगा। तो विचार एक ने कर लिया, विजन सेट कर दिया, लागू रेलवे बोर्ड करेगा। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट की, जो आपको पता होगा, मोनोपोली, है ना। मोनोपोली वर्ड यूज़ करते हो। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है सिंगल सेलर, बेचने वाला एक, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि खरीदने वाले अनेक, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये इसको हम लोग बोलते मोनोपोली। और आज इंडियन रेलवेज एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोनोपोली का, जिसके लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आने वाले समय पर कई और आर्टिकल भी पब्लिश होंगे, मैं और भी डिटेल डिस्कस करूँगा। अभी बस खाली मैंने आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दिए हैं जो आपको प्रीलिम्स में या दूसरे एग्जामिनेशंस के अंदर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि रिसेंट समय पर अगर हम देखें, हर एक महीने में एक ना एक एडिटोरियल हमको देखने को मिला है जो इंडियन रेलवेज़ को लेकर आया है, इनके चैलेंजेस से संबंधित आया है। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन यह है, सर हम इसको लिख सकते थे, या कैसे लिख लें, या नोट्स कैसे बना लें? टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब यहाँ पे आपको नोट में मेंशन करके दी जाएंगी। ये सब आप देख पाओगे, जो भी डिस्कशन क्या है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यही सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, क्योंकि पहले से ही ये सब डिटेल्स मैं आपके सामने लेकर आ चुका था। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, उसके अलावा यहाँ पे जो रेलवे बोर्ड है उसका क्या वर्क होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की है, जितना भी डिटेल्स हमने कवर किया है अभी रेलवेज़ के बारे में, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल कवर करूँगा प्रॉपर डिटेल से। वो सब नोट्स दोस्तों यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में कंपाइल करके दे दिए जाते हैं। एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे आपको सभी कंटेंट मिल जाता है करंट अफेयर का। टेंशन आधे से ज़्यादा आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आज मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़ नहीं पाए, नोट्स नहीं बना पाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन रेगुलर आपने करना होगा काम ये। तो दोस्तों कभी छूट भी जाता है, नहीं भी छूटता है, लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप में कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि डेली कंटेंट अपडेट होता रहता है। और जो ये PDF है ये प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका मतलब आराम से आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के भी पढ़ सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे होंगे। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार एक काम क्या करो, मेक श्योर करा करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। देन दोस्त, जब हम लोग आगे चलते चलेंगे तो पेज नंबर 9 पे एक आर्टिकल मिलेगा। ये बेसिकली एडिटोरियल है। तो फ्राइडे में कई एडिटोरियल पब्लिश होते हैं। अभी आपको पता है कि जो हमारा COP29 की मीटिंग है वो भी शुरू होने वाली है अज़रबैजान के बाकू में, उसको लेकर एक एडिटोरियल है। उसके बारे में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ो जो काम के हो, जो हमने इतना कवर ना किया हो। कुछ टॉपिक ऐसे एनवायरमेंट के जो हमने वेरियस टाइम्स कवर कर रखे हैं, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ये आर्टिकल आज का सुपर इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों यहाँ से UPSC 3 मेंस के सवाल पूछ चुका है। मैं वो सवाल आपको दिखाऊंगा लिटरली, और फिर चौथा एक सवाल मैं खुद से दूंगा ताकि आप उसके ऊपर में अच्छा सा आंसर लिख सकें। लेकिन वो तभी लिख पाओगे जब पहले सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मामला यहाँ पे चल रहा है। चलिए, आर्टिकल आपके सामने है, शुरुआत करते हैं। ये एक प्रकार का पॉडकास्ट है। यहाँ पे 2 आपको लोग देखने को मिलेंगे जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। मामला क्या है? मामला है इंडिया की बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन, इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग मतलब धीरे धीरे करके यहाँ पर इंसान जो है वो बूढ़ा होता है। तो आज बूढ़े लोगों की आबादी ज़्यादा हो रही है, जवान लोग कम है। यानी कि मतलब कह सकते हैं कि नया बर्थ नहीं हो रहा है, बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है। और अगर जन्म नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर करेंगे। प्लस आज भारत में जो एजिंग पॉपुलेशन का ट्रेंड है, इसमें ना एक बहुत बड़ा डिवाइड हो चुका है। वो क्या है? डिवाइड है नॉर्थ और साउथ का। यानी कि अगर हम अभी भी इंडिया में नॉर्दर्न सेक्टर में बात करें, ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स को देखें जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने भी ये स्टेट्स हैं, फिर सदर्न स्टेट्स की बात करें, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ की बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ा
डिवाइड क्रिएट हो रहा है। रीज़न यह है कि सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम हो रही है और आज भी पॉपुलेशन कम है। आज सदर्न स्टेट्स में कई सारे राज्य, इवन यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल में मेंशन भी किया गया है, जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि आंध्र प्रदेश में आबादी कम हो रही है और स्पेशली यहाँ पर जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। लोग बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे वो लोगों को, आंध्र प्रदेश के राज्य के लोगों को जोर दे रहे हैं कि कम से कम भाई आपके पास में 2 बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पर इससे बहुत सारे क्राइसिस फेस करेगा वो पर्टिकुलर स्टेट। क्योंकि लोग नहीं होंगे, अच्छा बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, आगे जो पॉपुलेशन है बूढ़ी हो जाएगी और बूढ़ी पॉपुलेशन का ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा, हेल्थ का खर्चा और भी कई सारे खर्चे। लेकिन यहाँ पर उस गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है जिससे आज चाइना, जापान, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ गुजर रहे हैं, जो इवन यहाँ पर अब बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भाई आप बच्चों को जन्म दीजिए। कपल्स को यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे जो सेंसस है वो ये बोलता है जैसे जैसे पॉपुलेशन घटी है या बूढ़े लोगों की संख्या जो बढ़ी है, इससे बहुत समस्याएं फेस करने को मिलेगी सदर्न स्टेट्स को। क्योंकि जितनी आबादी कम होगी उतना ही सरकार में रोल भी कम हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको पता है हम डिलिमिटेशन प्रोसेस भी अपनाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर में जितने भी सीट्स हैं, जो भी एमपी जा रहे हैं, वो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जा रहे हैं। जहाँ पे जितनी ज़्यादा आबादी वहाँ से ज़्यादा एमपी जाएंगे। तो नदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन आज गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में ज़्यादा है, जबकि सदर्न स्टेट्स का कम है। ये भी एक बड़ा इशू है जिसको यहाँ पे कह सकते हैं रेज किया गया है। तो चलिए, ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ। आप कान खोल के सुनिएगा और अच्छे से फिर आंसर लिखिएगा। देखिए हुआ क्या है, ये तो आपको बता दिया कि मैंने कुछ पॉलिटिशियंस हैं सदर्न स्टेट के जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन हो रही है कम, और जितने भी लोग हैं वहाँ के उनको इंसेंटिव्स देने को तैयार हैं कि भाई हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, लेकिन आपके पास में बच्चे होने चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे। तो कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक शिफ्ट लेकर आ रही है, नहीं पॉपुलेशन में बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल है या 65 से ऊपर है, इनकी संख्या इंक्रीज हो रही है। और जिनकी उम्र 15 से 64 है, यानी कि बूढ़े जो नौजवान लोग हैं 15 से 30, 40, 45, इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। लेकिन 65 या 65 से ऊपर वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए सिनेरियो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि डेटा का कहना यह है कि जो एजिंग और ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज है भारत के अंदर में, ज़रा उसको सुनिए। इंडिया की जो पॉपुलेशन है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत रखता है ना। लेकिन 2011 से 2036 के बीच में बात करेंगे तो ये आबादी थोड़ी सी बढ़ेगी। ये कितनी बढ़ेगी? 2036 तक 31.1 करोड़ के आसपास। तो इसमें जो ग्रोथ हो रही है, इसमें से आधे से ज़्यादा जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है वो हमारे नदर्न स्टेट्स में है। नदर्न स्टेट स्पेशली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिहार की, उसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देन महाराष्ट्र हो गया, देन वेस्ट बंगाल हो गया, देन मध्य प्रदेश हो गया। इन स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ भी रही है। इवन यहाँ पे जितना भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जैसे मैंने बोला ना 2011 से लेकर अगर हम 2036 के बीच में बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि 31 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होनी है। इसमें से अकेला 19% के आसपास जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो केवल उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम किसी सदर्न स्टेट की बात करेंगे तो बाकी जो 5 के 5 सदर्न स्टेट अगर आप ले लो, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश भी हो गया, कर्नाटका भी हो गया, केरला भी हो गया, तेलंगाना भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया। तो इन 5 सदर्न स्टेट्स को लेंगे तो इन 5 के 5 को मिलाकर भी अगर टोटल ग्रोथ देखी जाएगी तो वो केवल 9% के आसपास है। कहने का मतलब है इन 31 करोड़ में से केवल 9% ये 5 राज्य की ग्रोथ होने वाली है, पॉपुलेशन ग्रोथ। और बाकी जो बची कुची है 31 करोड़ में, वो सब यहाँ पे नदर्न स्टेट्स में ग्रोथ हो रही है। तो एजिंग पॉपुलेशन का जो पर्टिकुलर इशू है वो सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है। साउथ में एजिंग पॉपुलेशन फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि केरला का एक डेटा है। केरला में बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल्स जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, इनकी संख्या 2011 में केवल 13% के आसपास हुआ करती थी, और आज अगर हम देखेंगे तो ये बढ़ चुकी है और 2036 तक ये 23% हो जाएगी। कहने का मतलब है आने वाले कुछ सालों में केरला में हर 4 में से एक व्यक्ति वो होगा जिसकी उम्र 60 से ऊपर होगी। तो ये है एजिंग पॉपुलेशन का इशू। और यही सिमिलर सिनेरियो उत्तर प्रदेश में भी है। हालांकि आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी बड़ी है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। एजिंग पॉपुलेशन बड़ी है, नो डाउट, यहाँ पर भी हम इसको नकार नहीं सकते।
लेकिन नॉर्थ साउथ में जो डिवाइड देखने को मिला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, आखिरकार कारण क्या है कि कंट्री जो है बूढ़ा हो रहा है। जैसा चाइना को हम देखते हैं, चाइना लगातार यहाँ पे बूढ़ा होता चले जा रहा है। रीज़न है पॉपुलेशन एज हो रही है, पॉपुलेशन की एज जो है बढ़ती चली जा रही है और पीछे नई जनरेशन नहीं आ पा रही है, यानी कि बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1, आप इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा। चलिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न नंबर 1 राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं, वो क्या है? वो है कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग। आजकल क्या हो रहा है कि लगातार जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, लोग यहाँ पर प्रोटेक्शंस ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एबॉर्शन सर्विसेज आज के समय पर अलाउ की गई हैं, तो इससे यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका पूरा कंट्रोल है अपने रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के ऊपर में। ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि वो उनको बच्चे को जन्म देना है नहीं देना है, तो उनकी फैमिली प्लानिंग उनके हिसाब से है और आजकल लोग इसी को ज़्यादा अपना रहे हैं। दूसरा यहाँ पे रीज़न अगर आप देख पाएंगे वो है वेमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ये भी दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, इसको यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि धीरे धीरे करके हम देख पा रहे हैं चीज़ों में जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब क्या है कि जो वर्क फोर्स है, जो भी वर्क है, जॉब्स है, यहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ समय पे। रिप्रेजेंटेशन बढ़ने की वजह से भी जो चाइल्ड बर्थ है वो डिले हुआ है, कम हुआ है, या तो डिले हुआ है, बहुत देरी से यहाँ पर उन्होंने कह सकते हैं कि डिसाइड किया फैमिली प्लानिंग और बच्चे को जन्म देना डिसाइड किया, या फिर कह सकते हैं उसको डिसाइड ही नहीं किया, उनका ये सोचना था कि ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शिफ्ट है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लोग अपने करियर को देख रहे हैं आज के समय पर। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे करंट सिनेरियोज़ हैं, जैसा यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आजकल फेस कर रही हैं कंट्रीज़, उसके हिसाब से लोग सोच रहे हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, यानी कि एक अच्छा पैसा रहेगा, एक अच्छा करियर रहेगा, कुछ अपने पर्सनल गोल्स हैं उसको यहाँ पे परस्यू करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, अपनी लाइफ को यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव कर पाएंगे। तो उसी आड़ में दोस्तों यहाँ पर वो सब भूल गए कि हाँ हमें फैमिली प्लानिंग करनी है या इस हिसाब से करनी है। तो ये भी एक कारण आपको देखने को मिलेगा। फिर एक सबसे बड़ा रीज़न है अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए, बहुत सारे लोग जो है आज शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लोगों का रहने का खर्चा है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि शहर में खर्चा ज़्यादा है, हर एक चीज़ का खर्चा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक फैमिली को पूरी तरह से ग्रो करना। और फिर उसमें यहाँ पर अगर एक कह सकते हैं बच्चा है तो उसको भी अफोर्ड कर पाना थोड़ा और टिपिकल हो जाता है। तो जितने भी यहाँ पर शहर है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप दिल्ली चले जाएँ, बैंगलोर चले जाएँ, तो वहाँ पे लोगों ने अपने करियर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रखा है, फैमिली एक्सपेंशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, केवल करियर के ऊपर में जॉब जाना आना यही चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सकें, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। तो ये एक रीज़न है। फिर आता है माइग्रेशन का इशू। फिर माइग्रेशन कैसे कह सकते हैं, माइग्रेशन भी एक कारण है दोस्तों। कैसे? तो ये कारण इस तरीके से बन जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग आज विदेशों में चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में। आज देख कहेंगे अरब कंट्रीज़ की जब बात करते हैं तो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इवन यूएसए में भी आप देख पाएंगे बहुत सारे लोग इंडिया से जा चुके हैं वहाँ पे। तो इससे इंडिया की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है। ये भी एक रीज़न, एक फैक्टर के में काउंट किया जा सकता है। आई होप आपको यहाँ पे हर एक बात समझ में आई, लेकिन एक और चीज़ समझनी होगी कि ये तो हमने समझ लिया रीजंस क्या हैं, लेकिन आपको पता है कि इससे बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन एक देश की बूढ़ी होती चली जाएगी, उन्होंने यहाँ पर नई जनरेशन को जन्म नहीं दिया है, तो इससे चिंताएं पैदा होंगी। सबसे पहला, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सदर्न स्टेट्स की, तो उनको दिक्कत ये हो रही है कि उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम है। क्योंकि आप बात करते हैं, जैसे हम लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ वगैरह बैठे हैं वो अपने क्षेत्र से आए हैं। लेकिन आपको पता है कि जितने भी स्टेट में जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उस स्टेट का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा पार्लियामेंट के अंदर में, यानी सरकार चलाने में सबसे बड़ा रोल होगा। जैसे हम अगर बात करें यूपी की, बिहार की, है ना, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो इनको ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लेकिन सदर्न स्टेट्स को इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है। तो पॉपुलेशन कम है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर उतने एमपीज़ जाते हैं, क्योंकि अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहाँ पे पार्लियामेंट में ऑलरेडी उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाता है। तो पहला जो चैलेंज है एजिंग पॉपुलेशन से, वो हमारे सामने ये है। दूसरा चैलेंज इससे भी खतरनाक है, वो क्या है? जीडीपी ग्रोथ के अंदर में गिरावट होना। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और जो लोग हैं वो बूढ़े होते चले जा रहे हैं, अब उनका जो ऐसा फिजिकल हेल्थ नहीं है कि वो कुछ वर्क कर सकें, अपने स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकें,
तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो इकॉनमी है वो लगातार डाउन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर फोर्स नहीं है काम करने के लिए। तो प्रोडक्शन कैसे होगा, ये भी एक मेन कह सकते हैं चिंता है। फिर आता है एक हाईएस्ट डिपेंडेंसी रेशियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं HDR। अब दोस्तों यहाँ पर ये हाईएस्ट डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बूढ़ी होगी वो ज़्यादातर डिपेंड हो जाएगी किसके ऊपर में, गवर्नमेंट के ऊपर में, या फिर यहाँ पे जो लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं उनके ऊपर में। तो अगर ये बढ़ती हुई जो उम्र है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो सारा बर्डन यहाँ पे जो आज के समय पर बचे कुछ यंग पीपल हैं उनके ऊपर, यूथ के ऊपर में पड़ने वाला है। क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन पड़ेगा तो इससे उनको भी बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी। इवन ये भी बोला जा रहा है कि इंडिया का करंट जो एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो 47% है 2023 में, और ये बढ़ेगा आने वाले समय पर। क्योंकि प्रॉब्लम्स यही हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर इंसान बूढ़ा होगा, बूढ़े होने के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड हमें फेस करने को मिलती हैं। तो उसको लेकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ के खर्चे उड़ाने होंगे गवर्नमेंट को, हेल्थ केयर पे खर्च करना होगा, पेंशन्स पे खर्च करना होगा, लॉन्ग टर्म केयर पे ध्यान देना होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आएगा, और ये सब खर्चे निकालने के लिए सरकार को चाहिए होंगे टैक्सेस, तो वो टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ाएगी तो टैक्स बढ़ा के पैसा आएगा, तभी तो वो खर्च कर पाएंगे बूढ़ी संख्या के ऊपर में। तो वो टैक्स कहाँ से आएगा, जो लोग काम कर रहे हैं, लोग इनकम टैक्स पे करेंगे और वो टैक्सेस बढ़ेंगे। फिर अगर वो टैक्सेस नहीं दे पा रहे हैं तो समस्याएं हैं। उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू अगर कम होता है तो इससे जो बेनिफिट्स लोगों को मिल रहे हैं वो यहाँ पे लगातार कट होते चले जाएंगे। तो ये समस्याएं हमको देखने को मिल सकती हैं बढ़ती हुई, या फिर कह सकते हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से। समझ रहे हैं, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो कुछ स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने को लेकर बहुत सारे काम किए। स्पेशली सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है लंबे समय से, जो आज नदर्न स्टेट्स में नहीं हो पाया। केरला ने 1998 में किया, तमिलनाडु ने 2000 में, हिमाचल प्रदेश 2002 में, वेस्ट बंगाल ने 2003 में कुछ ना कुछ रोक लगाई। इवन आंध्र प्रदेश की बात अगर हम करें, जिसकी वजह से आज ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू वहाँ पे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ाओ, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2004 में ही यहाँ पे उन्होंने इस तरीके का स्टेप उठाया। इवन यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास में एक ऐसा नियम हुआ करता था कि जो भी व्यक्ति जिसके पास पे 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बाद में ये लॉ को हटा दिया गया, क्योंकि पॉपुलेशन वहीं की वहीं रुकी रह गई, थमी रह गई, वो एक्सपैंड ही नहीं हुई, जिसका प्रॉब्लम्स आज यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो बूढ़ी हो गई, नई जनरेशन है नहीं। तो ये लोअर फर्टिलिटी लेवल्स आज इंडिया में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला जो अपने जीवन काल में जितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो फर्टिलिटी रेट 2021 में ही कम हो गया, 1.9 के आसपास पहुंच गया। तो लोअर फर्टिलिटी रेट होने के बावजूद भी इंडिया आज सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स है। आज हम एक यूथ कंट्री कहलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके यही यूथ पॉपुलेशन बूढ़ी होनी है। तो उसके लिए अभी से ही कुछ ना कुछ हमें करके चलना होगा। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे दोस्तों हम कुछ कंट्रीज़ के एज एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि कैसे दूसरे देशों ने रिस्पॉन्ड किया है अपनी बढ़ती हुई जो ये पॉपुलेशन है, मतलब बढ़ती हुई स्पेशली जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, इसको कैसे काउंटर किया। तो इसमें यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया 2016 में, है ना। चाइना ने यहाँ पर बोला कि उनके पास में 2 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, उसके बाद बदले में इंसेंटिव चाइना देगा। चाइना ने अनाउंस किया एक चीज़ जो है फैमिलीज इनके पास में 3 बच्चे होने चाहिए। इतना ही नहीं, 1980 से लेकर, क्योंकि ये तो अब कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बढ़ जाएं, लेकिन 1980 से लेकर 2016 के बीच में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया हुआ था कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई। और आज फोकस कर रहे हैं इसको बढ़ाया जाए। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल ले सकते हैं जापान का। जापान आज पेरेंटल लीव दे रहा है, यहाँ पे 12-12 महीने का लीव दिया जा रहा है पेरेंट्स को, और उसके बदले में जापान उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान भी रखेगा पेरेंट्स का, उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करवाएगा, अच्छा खासा पैसा उनको मिलता रहेगा, ताकि बस खाली यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म दे सकें। चाइल्ड केयर को भी यहाँ पर इस तरीके से सब्सिडाइज कर दिया गया है दोस्तों जापान के अंदर में। फिर इतना ही नहीं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी को अपनाया हुआ है। ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और बहुत सारे दूसरे देश हैं, वो ये बोल रहे हैं दूसरे देशों से कि भाई आइए आप हमारे देश में, आइए हमारे देश में, आपके लिए यहाँ पर ये पॉलिसीज़ हैं, आराम से आके वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उस देश में लेबर का शॉर्टेज पड़ चुका है। और आज जो जा रहे हैं ज़्यादातर
ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे कुछ लोग हैं जिनको प्रोफेशनल जॉब्स मिलती हैं, जिनके पास में स्किल है, नहीं तो फिर जो भी जा रहे हैं उनको लेबर का ही काम मिल रहा है। तो यहाँ पे लेबर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कंट्रीज़ यहाँ पे पॉलिसीज़ को ओपन कर चुकी है। एग्जाम्पल कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो ये भी यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया जा सकता है। फिर उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाना चाहिए। ये आप देख पाएंगे प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ की बात हो रही है। क्या प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम ऐसी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं? सर, ये प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ क्या होती हैं? इस वाली पॉलिसी को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने अपनाया है। ये क्या बोलते हैं कि ये कंपनीज़ क्या करेंगी, यहाँ पे जो कंपनी है वो फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी, चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी और पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से छुट्टियाँ भी दी जाएंगी। बस खाली आप फर्टिलिटी रेट मेंटेन करके रखिए, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो चलती रहनी चाहिए, अच्छी खासी मेंटेन रहनी चाहिए। जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं उतने लोग जन्म ले रहे हो, तो एक बैलेंस वे में काम चल रहा हो। इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंडिंग है वो भी यहाँ पर इन देशों में हो रही है। समझ रहे हैं ना? लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाँ आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि आपके पास में ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है। या इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ साउथ डिवाइड की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें यहाँ पे हम अपने देश में इंटरनल माइग्रेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने ये ओपन इमिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ऐसे ही दोस्तों हम अपने देश के अंदर इंटरनल माइग्रेशन ओपन कर सकते हैं। कहोगे इससे क्या होगा? इससे यहाँ पर जो नॉर्थ में ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, वो साउदर्न स्टेट्स में जा सकते हैं, वहाँ पे जाके वर्क कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे रह सकते हैं। तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए उन सभी लोगों को कि सदर्न स्टेट्स यहाँ पे उनको सपोर्ट कर सकें। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा सदर्न स्टेट्स पे। वो लोग जाएंगे, काम करेंगे, उनकी इकॉनमी भी चलती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। तो स्टेट्स को यहाँ पर ये माइग्रेंट्स रिसीव करने होंगे, जिससे यहाँ पर उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन उसके बदले में उन सदर्न स्टेट्स, क्योंकि वो बुला रहे हैं अपनी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, तो उनको ध्यान रखना होगा जिसको भी बुलाया है, उनकी फैमिलीज़ का, उनका एजुकेशन का, हर एक चीज़ का। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों इंप्लीमेंट्स किए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पढ़नी होगी, लिखनी होगी। तो आप कहोगे सर नोट्स कैसे बनाएं? परेशान बिल्कुल ना होएं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों लिखित में भी आपको प्रोवाइड करवा दी हैं, क्योंकि यही सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी पहले पढ़ा था इसको, अब उसके बाद यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि ये डेटा क्या क्या बोलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन का इशू है, केरला में यहाँ पर पॉपुलेशन का क्या इशू है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। नॉर्थ साइड डिवाइड क्या है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन के पीछे के रीजंस क्या हैं, वेमेन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें दोस्तों हॉलिस्टिक वे में आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। आप देख पाएंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ की क्या क्या पॉलिसी हैं। चाइना की 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई, जापान की यहाँ पर पेरेंटल लीव हो गया, उसके अलावा ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, कौन कौन से देश हैं क्या क्या चीज़ें अपनाई हैं उन्होंने, इंटरनल माइग्रेशन कर सकते हैं, ये सब एंड तक हमने कवर किया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसका उत्तर आपको सभी लोगों को लिखना है। ये मेंस के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द कॉजेज ऑफ श्रिंकिंग पॉपुलेशन इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत में कुछ राज्यों में पॉपुलेशन कम हो रही है, उसके पीछे के कारण क्या है वो बताइए। एंड क्या क्या इसके, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है तो इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, ये भी बताना होगा। तो 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट को भी अच्छे से समझ में आए और वो एक बहुत ही अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है? भारत के कुछ राज्यों में घटती जनसंख्या के कारणों पर चर्चा करें और इस जनसंख्यिकी बदलाव के संभावित सामाजिक आर्थिक निहितार्थों क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताएं। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और आपको भी और सामने वाले को भी। 278 नहीं 80,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, तो आप जाके उसी वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। हमने इतना टाइम दिया है, ये सही है इतना टाइम देना या नहीं? बिल्कुल। ये देखिए यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन 2021 में यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया। पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। उसके अलावा 2019 में सवाल पूछा गया, एम्पावरिंग वीमेन इज द की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। इवन 2015 में भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्रिटिकल एग्जामिन वेदर द पॉपुलेशन ग्रोथ इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आगे भी बन सकते हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान में रखिएगा।
चलिए फिलहाल के लिए ये कर दिया है हमने पूरा का पूरा आर्टिकल समाप्त। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ दोस्तों आ जाओ अब पेज नंबर 14 पर। हमारे पास में कुछ और दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें से ये कुछ खास नहीं है, ये ज़्यादा खास है। क्या बात हो रही है? रिमूविंग ब्रांड ऑन मिलेट्स रिड्यूसेस द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग दैम एज अ स्टडी के अंदर में यहाँ पर देखने को मिला है। स्टडी में प्रूव किया गया है। देखो होता क्या है, जब मिलेट्स की बात हो रही है तो मिलेट्स क्या है, इसको लेकर अब की बार यूपीएससी के मेंस में सवाल बना था। मैंने बहुत डिटेल्स आपको मिलेट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। मिलेट्स बेसिकली हमारे मोटे अनाज हैं। कौन से अनाज? मोटे अनाज। अब मोटे अनाज स्पेशली इसमें जैसे बाजरा, रागी, जोवर, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये मिलेट्स हैं। लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे जो हम गेहूं चावल आज कंज्यूम करते हैं उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स इन मिलेट्स के अंदर में प्रेजेंट हैं। लेकिन इन मिलेट्स को वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है जो वैल्यू पहले मिला करती थी। और आज देश में यहाँ पे इन मिलेट्स की जो ग्रोथ, इनका प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम गेहूँ चावल को ही कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ही प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो भी मिलेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ना, आज मार्केट में मिलेट्स दो तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, उसी से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये ब्रांड जो मतलब है ये क्या है। अब दोस्तों मार्केट में दो तरीके के मिलेट्स हैं, एक आपका होल ग्रेन है और दूसरा यहाँ पे रिफाइंड ग्रेन है। होल ग्रेन मिलेट क्या है? वो बाजरा जिसके ऊपर में जो छिलका है, ये आप इस तरीके से देख पाएंगे, जिसको बोलते हैं ब्रांड की लेयर लगी हुई है। ये जो लेयर है ये चढ़ी हुई है। लेकिन एक होता है आपका रिफाइंड वाला ग्रेन, जो बिल्कुल एक तरीके से यहाँ इसके ऊपर से ब्रांड वगैरह निकाल दिया गया है और ये जो जर्म प्रेजेंट होता है ये निकाल दिया गया है। ये हो गया आपका रिफाइंड वाला, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको? जो रिफाइंड वाला है इसमें केवल और केवल एंडोस्पर्म मिलेगा। जबकि जो होल ग्रेन है, होल ग्रेन की जब बात करते हैं जिसमें यहाँ पर ब्रांड मिला हुआ है, ऊपर का छिलका जो है ब्राउन कलर का वो इसमें लगा हुआ है, तो अगर ब्रांड लगा हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि ब्रांड की जब बात करेंगे तो इसमें इसी ब्रांड में ऊपर वाले छिलके में ये ब्राउन कलर के पोर्शन में ही फाइबर प्रेजेंट है, विटामिन प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है और दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। जबकि जो यहाँ पर इसमें जर्म प्रेजेंट है, इस जर्म में भी फैटी एसिड है, विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। उसके अलावा बीच का जो एंडोस्पर्म है इसमें केवल और केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक ऐसा मिलेट जो होल ग्रेन है जिसमें ब्रांड प्रेजेंट है, उसमें ये सब फायदे मिल रहे हैं। और जो मार्केट में आज एक दूसरा सेक्शन है रिफाइंड ग्रेन का, वो भी मिल रहा है, जिसमें से ब्रांड की लेयर हटा दी जाती है। तो आपने ब्रांड की लेयर हटा दी तो इसमें से आपने फाइबर, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये सब चीज़ें हटा दिए, मिनरल्स वगैरह सब इसमें से खत्म कर दिया। केवल और केवल यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसमें से दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? तो हमारे आर्टिकल में वही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक तरफ जो हम इस ब्रांड को हटा देते हैं मिलेट्स के ऊपर से, इसके बेनिफिट्स जो है कम हो जाते हैं इसकी वजह से। क्योंकि मार्केट में जो कह सकते हैं रिफाइंड वाला है जिसके ऊपर से ब्रांड हटा दिया गया है, उसके ऊपर पॉलिश लगा दी जाती है। कहोगे पॉलिश क्यों लगाई जाती है? ताकि उसको लंबे समय तक टिकाया जा सके, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो इंप्रूव हो सके, लंबे समय तक वो मार्केट में रुक सके। क्योंकि अगर ऐसा मिलेट है जिसके ऊपर में ब्रांड लगा हुआ है तो वो जल्दी ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर उसको जल्दी कंज्यूम कर लिया जाएगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ नहीं। ये रिफाइंड वाला यहाँ पर जो कह सकते हैं ग्रेन्स हैं, ये हमारे लिए इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे, मिलेट्स इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो वही बोला जा रहा है कि भैया ब्रांड को आप मत हटाइए, क्योंकि आज मार्केट में ब्रांड हटा के उस पर बस खाली नकली सी पॉलिश लगा दी जाती है कि वो लंबे समय तक टिका रहे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा यहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है। तो इसी को लेकर रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इनका कहना यह है कि भाई आप ब्रांड अगर मिलेट से हटा दोगे तो इससे यहाँ पे उस वाले मिलेट में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, फैट, मिनरल ये सब चीज़ें तो आपने हटा दी, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मिलेट्स हैं इनमें मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन जब इसमें आप ब्रांड इंक्लूड करोगे तभी पाई जाएंगी। रिफाइंड वाले यहाँ पर मिलेट्स में इतना सब कुछ नहीं देखने को मिलता। और हम मिलेट्स को पिछले कुछ समय पर बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दे रहे हैं। इवन जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने साल 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर रिकग्नाइज़ किया। और हमने मिलेट्स के बारे में पूरे साल डिस्कस किया है, कल कह रहा हूँ, पिछले साल। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो मिलेट्स हैं इनको पॉलिश क्यों किया जा रहा है? मतलब जब ब्रांड वाला यूज़ कर सकते हैं तो ये यूज़ करें, इसका छिलका हटाया क्यों जा रहा है? रीज़न यहाँ पर यह है कि अगर आप ये ब्रांड को नहीं हटाएंगे या इसमें से जर्म नहीं निकालोगे, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था, तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, यानी वो मिलेट जल्दी ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा अपने छिलके के साथ में। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत होते हैं अगर आप इसको कंज्यूम कर लोगे सही समय पर तो।
लेकिन क्वेश्चन यह है, इसको हटाया इसीलिए जा रहा है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ को इंप्रूव कर सके, मार्केट में लंबे समय तक टिकाया जा सके, उसको रखा जा सके। क्योंकि ब्रांड हटा देंगे तो इससे और भी बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि ब्रांड हटाने के बाद में एक तो पकाने में समय कम लगेगा, उसके अलावा ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा, है ना, चबाना भी कम पड़ेगा। तो इस वजह से इसका ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है। लेकिन राइटर ने यही बोला है कि भाई आपने ये काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में आप ये पॉलिश करके बेचेंगे तो इससे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काउंट किया जाएगा, तो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा ये नहीं है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, तो आप इसमें ब्रांड लगाए लगाए शेल्फ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। बस खाली अपने पैकेजिंग के ऊपर में ध्यान दीजिए, और भी कुछ प्रोसेस हैं जो आप अपना सकते हैं जिससे इसके अंदर में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर एक डॉक्टर शोभाना है, उनका कहना यह है कि एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है आप पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कीजिए, उसमें वैक्यूम ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, आप ब्रांड के साथ में उस छिलके के साथ में भी उसकी लाइफ को इंप्रूव कर पाएंगे। समझ गए? तो इससे क्या होगा, जो फ़ायदे हैं वो दुगने मिलेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। बस खाली इतना सा इस आर्टिकल में प्रेजेंट है, और कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसमें नहीं है। क्लियर हो गया? बाकी ये आर्टिकल मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ। कल मैंने बता ही दिया था कि परसों भाई जो यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, एक नए यूएस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट ऑफ यूएस देखने को मिलेंगे। तो पीएम मोदी से कॉल पे बातचीत हुई है, पहले व्यक्ति पीएम मोदी हैं जिनसे बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ में डिस्कशंस हुए हैं। अभी तो कुछ न्यूज़ आ रही है, व्लादिमीर पुतिन ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मामला निकल कर आता है आने वाले समय पर, वो अपडेट्स आते रहेंगे। खैर अभी कोई ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट खबर पर। और दोस्तों, अगर आप आज का पेज नंबर 15 छोड़ के गए, पेज नंबर 15 जो बिजनेस पेज है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं, क्योंकि पेज नंबर 15 पर 2 आर्टिकल्स हैं। एक तो ये आर्टिकल है, और दूसरा यहाँ पे इसके बगल में ही लगा हुआ ये वाला आर्टिकल है। दोनों काम के हैं। दोनों आर्टिकल से यूपीएससी 2-2 क्वेश्चन पहले प्रीलिम्स में पूछ चुका है, बहुत पहले पूछे गए हैं, तो संभावना है दोबारा से क्वेश्चन बन जाए। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 15 पर है, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी इन टॉपिक्स को। यहाँ पे क्या है, नीति आयोग के सीईओ हैं जिनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। तो इनका एक स्टेटमेंट, इनका क्या कहना है ज़रा ये सुनिए। इनका कहना है, इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ आरसीईपी एंड सीपीटीपीपी। आरसीईपी क्या है, एक ग्रुप है जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये सीपीटीपीपी क्या है, तो दोस्तों ये वाला जो ग्रुप है यह है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। दोनों ग्रुप्स हैं जिसमें कई सारे कंट्रीज आते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप में ना एक कॉमन चीज़ है। चाहे आप आरसीईपी को देख लो, चाहे आप सीपीटीपीपी को देख लो, इनका मेन पर्पज़ है व्यापार को बढ़ावा देना, ट्रेड को बढ़ावा देना। और आपको पता है, 2 देशों में मान लो यहाँ पर व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो ट्रेड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाकर। तो कहोगे ये तो वही बात होगी ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना। लेकिन बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाएंगे तब जब एक दूसरे देशों को वो छूट देंगे कि भाई हम आपके एक्सपोर्ट पे छूट दे रहे हैं, हम आपको इंपोर्ट पे छूट दे रहे हैं। जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज चार्ज की जाती हैं वो कम कर दी जाएंगी। तो कम कर दी जाएंगी तो व्यापार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड के अंदर में ये सब छूट दे देना, इसी को बोलते हैं एफटीए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसी तरीके के एग्रीमेंट को प्रमोट करता है ये आरसीईपी और सीपीटीपीपी। इसमें जितने भी कंट्रीज है वो आपस में व्यापार के ऊपर एक दूसरे को छूट देते हैं, जिससे व्यापार बढ़ रहा होता है। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं आपको बताऊं, एक समय था भारत ने आरसीईपी को ज्वाइन कर रखा था, 2013 में हमने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन 2019 में हम आरसीईपी से बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पे नीति आयोग के सीईओ यही बोलते हैं कि भारत को आरसीईपी का हिस्सा बनना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों आरसीईपी से भारत बाहर निकला। उसके पीछे का रीज़न था, इंडिया को व्यापार में इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि इस आरसीईपी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ध्यान रखिए, आरसीईपी के अंदर में टोटल 10 देश आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और वो 10 देश कौन कौन से हैं, इसमें आता है ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम। उसके अलावा इन 10 देशों को तो अलग कर दो, ये तो हो गए आरसीईपी के मेंबर्स। लेकिन इन 10 देशों ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है बाकी 6 देशों के साथ में, वो कौन कौन से देश हैं? तो दोस्तों, तो 6 देश वो हैं, उसमें आता है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपका आरसीईपी में कौन कौन है? 10 देश तो आपको आसियान वाले देखने को मिल जाएंगे जिसके मैंने नाम लिए। उसके अलावा 6 देश आपके ये देखने को मिल जाएंगे, बड़े बड़े कंट्रीज है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इन 10 देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इन 6 देशों के साथ में। तो आज भी आरसीईपी में क्या हो रहा है कि ये 10 देश जो छोटे छोटे देश हैं, ये इन बड़े देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर पाते हैं, और उसमें ट्रेड में छूट मिलती है।
जिससे क्या होगा, जब छूट मिलेगी तो इन देशों की इकोनॉमी भी ग्रो होगी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब एक्सपोर्ट पे छूट मिल रही है तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे इन देशों में। ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, हकीकत में इन सब ग्रुप में चाइना बाजी मार ले गया। चाइना ऐसा देश निकला दोस्तों जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और सबसे ज़्यादा व्यापार में कह सकते हैं कि इन लोगों को घाटे में डाल दिया, क्योंकि आरसीईपी का जो मेन पर्पस था वो था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करना। लेकिन इसमें इंडिया ने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन भारत ने जब देखा कि भाई इसका हमें नुकसान होगा, क्योंकि चाइना भी तो एक्सपोर्ट करेगा ना फिर आपको, तो इंडिया में चाइना बहुत सस्ता एक्सपोर्ट करता और सस्ता एक्सपोर्ट करके हमारे मार्केट में अपना सारा चाइनीज़ माल ला देता सस्ते दाम में, जिससे हमारी खुद की डोमेस्टिक इकॉनमी हिट होती हुई नजर आती। हम अपने कंट्री की इकॉनमी कैसे ग्रो करते, हम अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाते। तो इसी कारण की वजह से भारत इस आरसीईपी से बाहर निकल गया 2019 में, 2019 में। क्योंकि दोस्तों रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो ये ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि आज भारत इसको दोबारा क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता, क्यों हम लोगों को ऊपर जोर दिया जा रहा है ज्वाइन कर लो। इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि आज हम ऑलरेडी व्यापार में चाइना से बहुत ज़्यादा घाटे में हैं। और इतना ही नहीं, केवल हम नहीं, जितने भी कंट्रीज़ आप देख पा रहे हैं आरसीईपी में जो वर्क कर रहे हैं वो भी चाइना के साथ घाटे में चल रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय पर कुछ और कंट्रीज़ भी इस ग्रुप से बाहर निकल जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये हैं भाई। आसियान ग्रुप, मैंने बोला ना ये 10 देश आसियान के, इन 6 देशों के साथ में व्यापार कर रहे हैं, तो इसमें चाइना बड़ा कंट्री है। तो चाइना से घाटे में चल रहे हैं ये 10 के 10 देश। आसियान का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है पता है कितना पहुंच चुका है? $81.7 बिलियन 2020 में यह ट्रेड डेफिसिट, और 2023 में $135 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। ये घाटे ही घाटा फेस कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है माल, और वो भी सस्ते दाम में। तो आपके कंट्री का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अब तो यहाँ पर खुला छूट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भाई, आप मना भी नहीं कर सकते, आपने ये पैक्ट साइन कर रखा है। और वही सिमिलर सिनेरियो जापान के साथ हो रहा है, क्योंकि इन 10 देशों को तो चाइना ने डुबा दिया। अब बात आती है जापान की, तो जापान के साथ में भी ट्रेड डेफिसिट में है। जापान चाइना से आज लगभग कह सकते हैं $40 बिलियन लॉस में चल रहा है व्यापार में। और इवन साउथ कोरिया भी ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है, शुरुआत हो चुकी है। 2024 के अंत तक यहाँ पर पता चल जाएगा डेटा कि कितना ट्रेड डेफिसिट साउथ कोरिया फेस करेगा। तो यहाँ पे जो ये आरसीईपी है, ये ग्रुप जो तैयार किया गया था, इस पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गया। सभी कंट्रीज इसके ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गई, और इसी डिपेंडेंस का फ़ायदा चाइना ने उठाया भरपूर मात्रा में, अपना सस्ता एक्सपोर्ट करके इन देशों में सस्ता माल एक्सपोर्ट कर दिया। आज वही दिक्कत ये फेस कर रहे हैं। इस वजह से इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, और आज भारत हिचकिचाता है आरसीईपी को, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन नीति आयोग के सीईओ बोल रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहिए। तो ये आरसीईपी क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। लेकिन यहीं पर एक और ग्रुप है सीपीटीपीपी, ज़रा इसके बारे में भी जान लो। यह है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसमें भी व्यापार को लेकर थोड़ा छूट दिया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं इस सीपीटीपीपी की, तो ये भी यहाँ पर एक ट्रेड एग्रीमेंट है। ये फोटो आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या है, इसमें आपको 11 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। पैसिफिक वाली जो कंट्रीज़ है, पैसिफिक रिम में जो कवर हुई हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं ये आप देख पाएंगे। इसमें कनाडा वगैरह भी है, कनाडा है, उसके अलावा मैक्सिको है, पेरू है, चिली है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। कुछ और कंट्रीज़ भी है जिनको रेटिफाई करना था, बट ये फ़ोटो पुराना है ना, बट ये सब आज के समय पर मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे सीपीटीपीपी के। लेकिन एक समय पर अमेरिका भी इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने अपना नाम जो है यहाँ से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। और ये जो ग्रुप है पूरी तरह से तैयार होता है 2018 में। 2018 से ही सीपीटीपीपी लगातार न्यूज़ में बना रहता है। क्वेश्चन यह है इसका रेलिवेंस क्या है। देखो, इस ग्रुप का यहाँ पर मेन पर्पस है जो टैरिफ वगैरह होते हैं, अगेन वही व्यापार में जो टैरिफ वगैरह एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं उनको हटा देना। 99% टैरिफ ये हटाने का काम करता है। जितने भी देश है इनके बीच में व्यापार फ्री हो जाएगा। इसमें चाइना नहीं है, ध्यान रखना, व्यापार एक्सपैंड हो जाएगा। तो सीपीटीपीपी क्या है, एक बड़े रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। इसमें आपके फाइनेंशियल सर्विसेज भी आती हैं जिसको लेकर ये आपस में व्यापार करते हैं। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब मिलकर क्या करते हैं, आपस में व्यापार को एक सपोर्ट करते हैं, खुला छूट देते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हैं जो ये नाम मैंने लिए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। डोंट वरी, परेशान ना होइए, क्योंकि इसको लेकर जितनी भी डिटेल्स है वो सब नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं कि आरसीईपी क्या है। इसके 10 आसियान कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इन 10 कंट्रीज़ ने मिलकर कौन कौन से 6 देशों के साथ में ये साइन कर रखा है, जिसमें ये कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
और ये कब कैसे आया ग्रुप, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया इसको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, इंडिया क्यों हिचकिचाता है, वो सभी डेटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि ट्रेड डेफिसिट में है हम लोग, और कौन कौन से कंट्रीज़ डेफिसिट में है ये मैंने आपको बता दिया। चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ रहा है ये समझ लिया। अब ये सुनिए, ये सब कुछ मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2018 में सवाल पूछा डायरेक्टली, क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं 4 देशों के। सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना एंड चौथा इंडिया। 2018 का क्वेश्चन है। और पांचवा जापान और छठा यूएस। 6 देशों के नाम है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएस। और पूछा गया इनमें से बताओ कौन कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं आसियान देशों के, आसियान देशों के फ्री ट्रेड पार्टनर्स। इसका ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 एंड 5 आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने आर्टिकल में पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया जी बिल्कुल है, ये आप देख पाएंगे, ऊपर आर्टिकल भी दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया हाँ है। कनाडा नहीं, कनाडा नहीं है। चाइना जी बिल्कुल इसमें शामिल है। उसके अलावा इंडिया, जापान, ये दोनों शामिल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आरसीईपी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, ये केवल बात हो रही है आसियान देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कर रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वैसे हम लोग इन देशों के साथ में करते हैं, आसियान देशों के साथ में हमारा व्यापार रहता है, लेकिन इसमें आरसीईपी की बात नहीं कर रहे हैं। आसियान देशों के साथ अलग से व्यापार रहता है, आरसीपी का हिस्सा नहीं है हम। तो उस एस्पेक्ट में दोस्तों इंडिया भी सही है और जापान भी सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 एंड 5। तो ये आपने देखा, इतना ही नहीं। अब देखिए, अब आरसीईपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। सवाल क्या है कि एक टर्म है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है, बताओ इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, G20, आसियान, एससीओ या एसएआरसी। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी आसियान। आसियान ग्रुप से ही तो व्यापार चलता है इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रुप का, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। इतना ही नहीं, यूपीएससी 2016 में यहाँ से मेंस क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जहाँ पे इन ईस्टर्न कंट्रीज़ में हमने स्पेशल फोकस किया है, उसका इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन समझाइए। ऐसे सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ले आर्टिकल पर आते हैं। अब जो दूसरा वाला आर्टिकल है दोस्तों, इसके बगल में है, ये आप देख पाएंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, नो जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेज एशिया टी अलायंस। इसको जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इतना जूम सही है ना चलिए कोई बात नहीं, आते हैं। मामला क्या है समझते हैं। देखो हुआ क्या है कि जो हमारा आज के समय पर दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो टी का प्रोडक्शन करते हैं, चाय पत्ती को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी चाय बनती है ना। तो इनमें से कुछ देशों का यहाँ पर एक ग्रुप है, इन देशों का कुछ ग्रुप है जिसको बोलते हैं ATA, दैट इज़ एशिया टी अलायंस। अब जो ये एशिया टी अलायंस है, इसका एक बड़ा मीटिंग हुआ रिसेंटली, वो भी कोलकाता में। तो कोलकाता से सीधा यहाँ पर ये खबर है। तो ATA का यहाँ पर जब ये मीटिंग होता है दोस्तों, तो इस मीटिंग में ना बहुत सारे डिस्कशंस किए जाते हैं कि कैसे यहाँ पर ये जो अलायंस ग्रुप्स हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर रिजॉल्व किया है एक मैटर। बोला ये जा रहा है कि अब की बार टी का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, चाय की पत्ती की खेती कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है इंडिया का जो टी प्रोडक्शन है वो इस साल 10% से कम हुआ है। ये बात खुद मिस्टर बांगुर साहब ने मेंशन की है। और रीज़न क्या है इसके पीछे का, क्लाइमेट चेंज, यानी कि बढ़ता हुआ टेम्परेचर। ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से अब की बार टी प्रोडक्शन कम हुआ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हैं कि क्या भारतीय कंपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड टी को बेच रहे हैं, यानी कुछ ऐसा टी जिसमें हमने मतलब ऐसा प्रोडक्शन कर लिया जिसके जीन में बदलाव कर दिए, उसके मान लो कोई प्लांट है, उसके जीन के अंदर में कुछ चेंजेस कर लिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया जिससे उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके फोर्सफुली। तो क्या हम ये चीज़ अपना रहे हैं? तो इसको लेकर बोला जा रहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ कंपनीज यहाँ पे लगातार क्या कर रही हैं कि क्या ये कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड टी बना रही हैं, इसको बेच रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर दोस्तों बांगुर साहब ने बोला है कि देखिए ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कॉटन का भी, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बनाते हैं ना, बीटी कॉटन, उसमें हमें इतनी बड़ी सक्सेस मिली भी नहीं है। तो ये मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान ये सब डिस्कशन हुआ। तो इस मीटिंग को नाम दिया गया ATA। ये क्या है, एशिया टी अलायंस। एशियन कंट्रीज़ की हम जब बात करते हैं तो एशिया में कौन कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा चाय की पत्ती का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें आपका बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, श्रीलंका है और ऑब्वियसली इंडिया भी है ना। तो इंडिया भी यहाँ पे प्रेजेंट था, इंडिया का टी बोर्ड, टी ग्रोवर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। उसके अलावा बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इन सब का यहाँ पे कोलकाता में ये चौथा मीटिंग हुआ था जिसमें सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया।
और आज के समय पर ये सभी देश मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार हम कोशिश करेंगे अफ्रीका के अंदर में अपना चाय पत्ती एक्सपोर्ट करने को लेकर। तो एशिया के चारों पांचों देश ये साथ में आ जाते हैं जब बात आती है टी प्रोडक्शन के मामले की। तो इसी को लेकर ये संगठन, ये ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है एशिया टी अलायंस। लेकिन अगेन दोस्तों, इतने से बात नहीं बनेगी, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहले भी यूपीएससी टी बोर्ड को लेकर सवाल पूछ चुका है। तो सर ये एशियन टी अलायंस क्या है? ऐसा ग्रुप, अलायंस क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप है ना। तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? चाइना के अंदर गिजाऊ नाम की जगह में इसको लॉन्च किया गया। 2018 में ग्रुप बनाया गया। इस अलायंस में कौन कौन से देश के मेंबर्स आते हैं? तो दोस्तों ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे दुनिया के 5 टी ग्रोइंग कंज्यूमिंग कंट्रीज आते हैं, यानी 5 ऐसा देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय बनाई भी जाती है, यानी ग्रो भी की जाती है और कंज्यूम भी की जाती है। और इस अलायंस के वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो एक तो इंडिया हो गया, इंडिया का टी एसोसिएशन। दूसरा चाइना भी है दोस्तों, यहाँ पे चाइना का टी मार्केटिंग एसोसिएशन भी आता है। तीसरा इंडोनेशिया, चौथा श्रीलंका और पांचवा जापान टी एसोसिएशन भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस अलायंस का जो फॉर्मेशन है, इस ग्रुप को जो बनाया गया था वो 2018 में बनाया गया था। और ये जो एसोसिएशन है, इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं कि हम क्या करेंगे, अलग अलग देशों में जो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, इसके कंजम्पशन को प्रमोट करने के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चाय को ग्रो करके एक्सपोर्ट कर सकें। तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली टी वाले सेक्टर में। इसके लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट किया गया। ठीक है, अब जब बड़ी देर से हम टी की बात कर रहे हैं, टी है क्या? टी यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सी बात है, एक ऐसा ड्रिंक है, चाय है, जो आज दुनिया में पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला ड्रिंक है। जो चाय बनती है, इसके पीछे जो है चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं आप, तो वो कौन से प्लांट से आती है? वो आती है कैमेलिया सिनेंसिस प्लांट से। दोस्तों ये प्लांट है, ध्यान रखिएगा, चाय पीते हैं तो ध्यान भी रखिएगा। बाकी इसी चाय पत्ती को ग्रो करने के लिए आपको कुछ अच्छा सा क्लाइमेट चेंज चाहिए होता है। क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट चाहिए होता है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं चाय के पत्ती को उगाने की, तो आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट्स है वो चाहिए। थोड़ा बहुत गर्म हो, थोड़ा बहुत नमी भी हो टेम्परेचर में, ऐसे टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये सब यहाँ पर इतना खास नहीं है, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडिया और टी प्रोडक्शन का कनेक्शन। भारत आज दुनिया में एक बहुत बड़ा टी कंज्यूमर भी है, यानी चाय को हम बहुत ज़्यादा पीते हैं हमारे देश में, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं चाय के। ऊपर नीचे होता रहता है, चाइना और इंडिया के बीच में रेस लगती रहती है। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर देखा जाता है चाय का। फिर चाय को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम हर साल 21 मई को, 21 मई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल टी डे। ध्यान रखिएगा। और क्योंकि हम भारत के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो स्पेशली इंडिया में टी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक बोर्ड आता है जिसका नाम है टी बोर्ड। ध्यान रखिएगा, टी बोर्ड एक स्टैचुटरी बोर्ड है, यानी एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। इस बोर्ड में टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी आते हैं, एमपीज होते हैं, कुछ टी प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ ट्रेडर, ब्रोकर, कंज्यूमर, इन सभी लोगों को शामिल करके 31 मेंबर इस बोर्ड में शामिल होते हैं। इस पूरे बोर्ड को हर 3 साल में रिन्यू किया जाता है। इसका मेन काम यही है कि हमारे देश में जो ये टी इंडस्ट्री है, इसको सपोर्ट करना है ना। यहाँ पे जो भी कल्टीवेटर्स जो इसको उगा रहे हैं, उसको एक अच्छा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना है ना, उनको एक अच्छा एक्सपोर्ट में सपोर्ट करना, उनके टी का प्रमोशन करना, ये सब मेन पर्पज़ है। उसके अलावा टी बोर्ड के बहुत सारे हेड ऑफिस भी हैं। मेन हेड ऑफिस कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके अलावा वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करेंगे तो एक ऑफिस वहाँ है, मतलब कोलकाता में स्पेशली। उसके अलावा अलग अलग 23 ऑफिस भी हैं, छोटे छोटे अलग अलग जगह पे। इतना ही नहीं, टी बोर्ड के दोस्तों कुछ विदेश में भी ऑफिस हैं, जिसको बोलते हैं ओवरसीज ऑफिस। तो विदेशों में स्पेशली 2 जगह पे ऑफिस है, एक दुबई में है और दूसरा मॉस्को में है, यानी रशिया में। तो कहोगे ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम? रीज़न ये है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यूपीएससी ने 2022 में एक सवाल पूछा, 22 में पूछा है, ये चल रहा है 24, तो 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई बताइए, टी बोर्ड इन इंडिया के रेफरेंस में आपके पास में 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से कौन सा सही है? पहला, क्या टी बोर्ड स्टैचुटरी बोर्ड है? जी बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा था, हाँ, एक एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है। दूसरा, क्या टी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आता है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में आता है। अभी सिंपल सा मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद, टी बोर्ड का हेड ऑफिस क्या बेंगलुरु के अंदर में सिचुएटेड है? फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो ये सही है या गलत है? गलत है। क्यों बेंगलुरु नहीं, कोलकाता में इसका ऑफिस देखने को मिलेगा। फिर पूछा गया, इस टी बोर्ड के 2 ओवरसीज ऑफिस हैं, एक दुबई में, एक मॉस्को में। हाँ, ये भी सही है। तो कहने का मतलब है चारों स्टेटमेंट में से एक तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पर आपका
लास्ट वाला यानी कि फोर्थ वाला सही है। तो नीचे ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल दोस्तों यहाँ पे आ गया। इतना ही नहीं, ऐसे मैचिंग करने का भी क्वेश्चन आ चुका है। टी बोर्ड, रबर बोर्ड, है ना, टोबैको बोर्ड, इसके हेडक्वार्टर मैच कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। चलिए आगे आते हैं। नौ आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। आप देख पा रहे हैं आज के सेशन में कितना कुछ है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है। पेज नंबर 11 पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से एक रेलिवेंट टॉपिक है। यहाँ पे बात हो रही है एक दवाई की, एक ऐसी गोली की जिससे वजन कम हो सकता है और साथ ही साथ में मोटापे से भी लड़ा जा सकता है। हाँ, वही मोटापे से लड़ा जाना, वजन कम करना। दूसरा इशू है डायबिटीज़ का, शुगर से लड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे जिस दवाई की बात कर रहे हैं उसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है या फिर कह सकते हैं ओरल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। उसका नाम है सेमाग्लूटाइड। ये वर्ड आप देख पा रहे हैं ऊपर यूज़ किया गया है, सेमाग्लूटाइड। इसको याद रखिएगा। तो हुआ यहाँ पर यह है, अगर आप इंजेक्शन के माध्यम से सेमाग्लूटाइड देंगे तो ज़्यादातर दुनिया में इसी चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन ओरली भी दे सकते हैं। ओरल फॉर्म का इंडिया में ये कैप्सूल अवेलेबल है, दवाई अवेलेबल है। तो डॉक्टर्स कई बार लोगों में डायबिटीज़ को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये दवाई देते हैं, या वेट लॉस के लिए भी इन दवाई का यूज़ किया जाता है। इन दवाई के कुछ बेनिफिट्स आपके हार्ट के लिए भी हैं, किडनी के लिए भी हैं। ऐसे कुछ फ़ायदेमंद जो फ़ायदे हैं वो दिखाई पड़े हैं। तो मामला क्या है आइए जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस आर्टिकल से ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सेमाग्लूटाइड के बारे में कुछ बेसिक बातें ज़रूर से पूछ ली जा सकती हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इसका वर्किंग प्रोसेस है। तो दोस्तों सेमाग्लूटाइड एक ऐसी दवाई है ना, जो कि वर्क करती है एज अ GLP-1 रिसेप्टर। अब GLP-1 रिसेप्टर का मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे बॉडी में ऑलरेडी ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। होता यह है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में आप ये देखेंगे कि आपका खाना पहुँचता है आंतों तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो जैसे यहाँ पर ये मील पहुँचा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या करती है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है GLP-1। ठीक है, तो GLP-1 को यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा। GLP की फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही GLP आपका रिलीज़ होगा, यही GLP मदद करता है, आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है वेट को कंट्रोल करने के लिए। समझ गए? तो कहोगे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है वेट को कंट्रोल करने के लिए, ये कैसे? तो सुनिए, जैसे जैसे आपके बॉडी में GLP बढ़ेगा, इससे क्या होगा, GLP बढ़ने के बाद में आपके ब्रेन तक, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें एक ट्रिगर सी चीज़ होगी, और वो क्या करेगा, वो आपके गट फंक्शन के अंदर में काफ़ी बदलाव कर सकता है। गट फंक्शन में कैसे बदलाव करेगा? क्योंकि GLP जैसी बढ़ेगा, आपके दिमाग को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता चले जाएगा कि भाई आपका पेट भर चुका है ना, आप यहाँ पे पूरी तरह से कह सकते हैं खाना खा के तैयार हो चुके हैं, पेट भर चुका है, जबकि आपने खाया नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर, ये क्या करता है, ब्रेन मैकेनिज्म में काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आता है। इससे एक सेंसेशन आता है आपके बॉडी के अंदर में कि भाई मैं पूरी तरह से खाना खा लिया है और मैंने बहुत सारा खा लिया। आप थोड़ा सा भी खाएंगे लेकिन आपको बॉडी ऐसा लगेगा कि आप पूरा खा चुके हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको लगेगा पूरा खा चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है खाना कम खाएंगे तो उससे क्या होगा, डायबिटीज़ भी कम होगा, क्योंकि आप अगर चावल वगैरह खा रहे हैं तो वो भी शुगर में बदलना है, तो वो कम कर देंगे, डायबिटीज़ रेगुलेट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, इससे जो मोटापा है वो भी काउंटर हो जाएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा खा रहे थे, आप आधा खा रहे हैं, आधा खाने के बावजूद भी आपको लेजीनेस फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मैं फुल हूँ, आपका दिमाग पूरा एक्टिव है। तो ये काम करता है GLP-1। तो ये हमेशा रिलीज़ होता है दिमाग से, ये रिलीज़ होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जब आप खाना खाते हैं, और ये खाना खाने के बाद ही रिलीज़ होता है। लेकिन इसकी रिलीज़ के प्रोसेस को बढ़ाना, इसकी गति इंक्रीज़ कर देना, ये मदद करेगा इसकी गति को बढ़ाने में कौन सी दवा, ये जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। ठीक है ना, तो सेमाग्लूटाइड कैसे काम करेगा, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। तो सेमाग्लूटाइड बाकी किसी चीज़ को टारगेट नहीं करेगा, केवल और केवल GLP-1 रिसेप्टर्स को ही टारगेट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज लेवल ही मेंटेन हो जाएगा, तो जिससे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट अच्छा होगा। उसके अलावा आपका जो फैट वगैरह है या कह सकते हैं मोटापा है, वो भी काफ़ी हद तक काउंटर हो जाएगा। समझ गए? तो जैसे मैंने बताया, दिमाग को ये आपका एक कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर पेट भर चुका है, तो आपकी भूख कम हो जाएगी। उसके अलावा ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, डाइजेशन सही हो जाएगा, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ और ओबेसिटी की, तो इंडिया में एक बड़ी चिंताएं हैं दोस्तों इसको लेकर। वैसे तो ये दवाई जो है सेमाग्लूटाइड, ये अवेलेबल है भारत में टैबलेट फॉर्म में, है ना। उसकी टैबलेट आज इसका नाम है राइबेल्सस। ये डॉक्टर्स कई बार यूज़ करते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि
प्रॉब्लम यह है कि भारत में डायबिटीज़ के साथ में जो जी रहे लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आज जो हम 140, 41, 42 करोड़ जो भी हैं, उसमें से 10 करोड़ लोग दोस्तों, 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से गुजर रहे हैं। और मोटापे की बात करेंगे तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है वो ये बोलता है कि महिलाओं में 24% मोटापा है। मतलब 24% जो वेमेन है वो मोटापे से गुजर रही हैं और 23% मेन मोटापे से गुजर रहे हैं। तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जो ओबिसिटी का शिकार है। इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ और ओबिसिटी इन दोनों का सोल्यूशन हो सकता है सेमाग्लूटाइड। तो सेमाग्लूटाइड समझ में आ गया। ये दवा मार्केट में कितने रुपए में मिल रही है? तो अगर आप 10 टैबलेट लेंगे, वैसे आपको पता है जो दवा होती है वो उसके एमजी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना हाई डोज होगा यानी एमजी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, जितना लो डोज होगा एमजी कम रहेगी। तो 3 एमजी का अगर आप देखेंगे, जो अगर आप 3 एमजी का टैबलेट का पूरा पत्ता लेते हैं 10 टैबलेट का पैक, वो आपको पड़ेगा 3170 का। यहीं पर अगर आप एमजी बढ़ा देंगे, उसकी पावर बढ़ा देंगे, 7 एमजी कर देंगे, तो वही 10 टैबलेट का पैकेट पड़ेगा 3520 रुपये का। और वही एमजी को बढ़ा के 14 एमजी कर देंगे तो यही टैबलेट पड़ेगा आपका 3870 रुपये का। ठीक है, ये यहाँ पर इसके बारे में बात हो गई। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में या डायबिटीज़ से संबंधित जो दवाइयाँ हैं या जो ट्रीटमेंट धीरे धीरे करके यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि एक समय था डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अब पिछले दशकों में दोस्तों बहुत सारे प्रकार के ट्रीटमेंट आ चुके हैं। उसमें से एक अच्छा ट्रीटमेंट यह है जो डायबिटीज़ के साथ साथ आपके वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है। ये बात यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। तो सेमाग्लूटाइड के बारे में ये बेसिक से फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, लेकिन सर इसके नोट कैसे बनाएं? बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पर टोटल रेडी करके मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। कैसे काम करता है सेमाग्लूटाइड, इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये प्रोसेस कैसे हेल्प करता है, GLP-1 रिसेप्टर क्या है, ठीक है। लेकिन क्या इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं दोस्तों। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी शेयर किए गए हैं, जैसे जी मचलाना, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन या पेट में दर्द होना, डाइजेशन में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, या कह सकते हैं कि इंजेक्शन जहाँ पे लगेगा वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, या फटीग या फिर एलर्जी जैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, हेयर लॉस, हीट बर्न, बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं यार। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ, मतलब फिर भी वो उसके डोज पे डिपेंड करता होगा किस तरीके का डोज है और किस तरीके से आपको यहाँ पर वो सूट कर रहा है। बट जो भी सिनेरियोज़ हैं वो आपके सामने हैं सेमाग्लूटाइड को लेकर, तो ये बेसिक से फैक्ट ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं ना। अब और आगे की जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेशन हो रहा है यहाँ पे समाप्त। चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पे जो स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कौन सा सही है। पहला, क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम की बॉडी को हमने FCI एक्ट 1964 के तहत बनाया है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जी बिल्कुल इस एक्ट के तहत हमने बनाया है। दूसरा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, जी बिल्कुल ये भी सही बात है ना। जहाँ पे हम कह सकते हैं FCI जो है वो किसानों से खरीदता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, क्या जो ये बॉडी है केवल और केवल उन राज्यों में काम करती है जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट कंडीशंस है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऑल ओवर द इंडिया काम करता है। नाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो केवल कुछ स्टेट्स के लिए कैसे वर्क करेगा ये? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बट A एंड B यहाँ पर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज मैं एथिक्स का कोड नहीं लेकर आ पाया हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, पॉसिबल हुआ तो कल 2 कोड डिस्कस कर लेंगे एक साथ, तो आज का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।